चंद्रकांत बोल जी है, आपका मैसेज उन तक मैं पहुंचा सकता हूं। आप लड़ना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ईवीएम का बंदोबस्त करना होगा। नहीं तो आप बोलेंगे कि टिकट तो मिल गई, आप बोलेंगे टिकट मिल गई, लेकिन साला कुछ हो नहीं रहा है। तो ईवीएम जो है वर्तमान की मनुस्मृति है। राजा की जान जैसे तोते में थी ना, वैसे ब्राह्मणों की जान अब काय में है, ईवीएम। तो ब्राह्मणों को मारने की जरूरत है? मारने की जरूरत है क्या? हाँ बिल्कुल। तो राजा की जान काय में थी, तो तोता का क्या किया? तोता का क्या किया? तो तोते की मुंडी जो है मोड़ दी। तो राजा, बहुजन समाज ये तालाब है, ठीक है ना, तालाब में पानी जो है ना वो ओबीसी है, मछली ब्राह्मण है, और तालाब का जो बांध है ना वो SC ST है। जिस दिन तालाब से पानी बाहर आ जाएगा ना, बांध के द्वारा पानी आ जाएगा ना, तो मछली को मारने की जरूरत। ये उदाहरण तीन सवाल पूछा कि मेश्राम साहब 2024 में, हाँ 1925 में आरएसएस बनी, 2025 में आरएसएस को 100 साल पूरे हो रहे। सवाल पूछा तो आरएसएस 2024 का चुनाव जीतने वाली है और संविधान खत्म करने वाली है, तो बचाने के लिए आपके पास क्या योजना है? तो मेश्राम साहब ने कहा आपको बड़ी चिंता है संविधान बचने की। तो मेश्राम साहब ने कहा चिंता मत करो, जब तक वामन मेश्राम जिंदा है तब तक संविधान खत्म होने वाला नहीं है। मेरे जाने के बाद फिर क्या होगा मैं देखने वाला नहीं हूं, लेकिन जब तक मैं हूं तब तक ब्राह्मणों को ये काम करने देने वाला नहीं हूं। इतनी मजबूत लीडरशिप आज हमारे समाज में निर्माण हुई। सफलता के लिए 3 चीजें चाहिए, शक्ति संगठन की, समर्थन जनता का, और दावपेच नेतृत्व के 45 साल अनुभवी नेतृत्व आज हमारे साथ में है। बस अभी हम लोगों को समझने की जरूरत है, सेंस ऑफ टाइमिंग एंड सेंस ऑफ प्रायोरिटी। ये 2 चीजों का अगर कार्यकर्ताओं ने ध्यान नहीं दिया, क्या मतलब है? अभी उनकी उम्र 65 साल की है, अब मेश्राम साहब की उम्र 65 साल की है। सेंस ऑफ टाइमिंग एंड सेंस ऑफ प्रायोरिटी के ऊपर हमारे कार्यकर्ताओं ने ध्यान देने की जरूरत है। अगर सेंस ऑफ टाइमिंग और सेंस ऑफ प्रायोरिटी अगर कार्यकर्ता को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर गुलामी निश्चित है। अगर ये टाइमिंग अगर हम लोग समझते हैं, लीडरशिप का समय कितना इंपॉर्टेंट है, और आने वाले 10 साल में इस ओडिशा में हर गांव में अगर हम लोग संगठन खड़ा करते हैं और ये क्लास बेस आंदोलन को वामसेव के मास बेस आंदोलन में हम लोग अगर कन्वर्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले 10 साल में हम लोगों को कोई रोकने वाला नहीं है। और इस संगठित शक्ति को मजबूत करने के लिए और मेश्राम साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए, संगठन शक्ति को मजबूत करने के लिए आप सब लोग साथ और सहयोग देंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए सबका आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय। पाँच बज चुके हैं, 6 बजे तक का समय है, क्योंकि ओडिशा से हर जिला से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो निश्चित रूप से आप लोगों को भी अपने अपने जिला में रिटर्न जाना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें रखने की कोशिश करता हूँ। पहले और दूसरे सत्र में जिन वक्ताओं ने अपनी बातें रखी, उन्होंने जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है उड़िया, उसमें बात रखने की वजह से बहुत सारी बातें मुझे समझ में नहीं आई कि उन लोगों ने अपने भाषणों में क्या कहा, लेकिन उनके भावनाओं को समझने की कोशिश की। और जिन एक हमारे महाराष्ट्र गोंदिया से जो साथी है यहाँ पे बुद्धिस्ट का काम करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा और उन्होंने भी कुछ बातें बताई। तो उन्होंने जो हिंदी में कुछ बातें बोली तो वो बातें थोड़ी बहुत मुझे समझ में आई। तो विषय के ऊपर बात रखने के पहले उन्होंने एक अहम मुद्दा उठाया था कि अलग अलग रहकर काम करने के बजाय एक मंच पर आकर काम करना चाहिए। साथियों,
हमारा समाज अलग अलग संगठन बनाकर काम कर रहा है, ये हमारी समस्या नहीं है। बहुत खास बात। कहाँ गए सर? हाँ सर, हमारे लोग अलग अलग संगठन बनाकर काम कर रहे हैं, ये हमारी समस्या नहीं है। सवाल ये है कि हमारे लोग अलग अलग संगठन बनाकर काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे समाज में नेतृत्व का अभाव है, और हमारे समाज में नेतृत्व ना होने की वजह से लोग अलग अलग संगठन बनाकर काम कर रहे हैं। बामसे पिछले 45 साल में हर समाज में लीडरशिप निर्माण करने का कार्य कर रहा है। जैसे शेड्यूल कास्ट में लीडरशिप निर्माण करने का काम बामसेप ने किया, आदिवासियों में लीडरशिप निर्माण करने का काम बामसेप ने किया। एच.एन. रेखवाल साहब हो या प्रेम कुमार गेड़ाम हो, ओबीसी में भी लीडरशिप निर्माण करने का काम बामसेप ने किया। आज चौधरी विकास पटेल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के, और मुसलमानों में भी बामसेप ने नेतृत्व निर्माण करने का काम किया। चांद मोहम्मद जी प्रिंसिपल थे मदरसा में, नौजवान है, 28-29 साल का नौजवान है, मदरसा में प्रिंसिपल था, नौकरी छोड़ दी, फुल टाइमर बन गए, और पिछले 12-15 साल से आज बामसेप का काम कर रहे, वर्तमान में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी है। साथियों, हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है लैक ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व का अभाव। और ये जो नेतृत्व का अभाव जो हमारी समस्या है, इस समाज को, इस समस्या को बामसेप ने नंबर 1 पर लिया है। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि हमारे समाज की समस्या गरीबी है, लाचारी है, भूखमरी है, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, आरक्षण खत्म, पेंशन लटक गई है। ये हमारे समाज की समस्या नहीं है, ये परिणाम है। जो मेन जो बीमारी है, वो मेन बीमारी क्या है? गुलामी। और ये गुलामी बीमारी के सिम्टम्स है। जैसे कोरोना के सिम्टम्स थे, कैंसर के सिम्टम्स होते, बुखार के सिम्टम्स होते, सर्दी के सिम्टम्स होते हैं। तो मेन जो हमारी बीमारी है गुलामी, क्योंकि जिस समाज की समस्या होती है वो समाज गुलाम होता है। अगर हजारों हमारी समस्या है, इसका मतलब हम लोग गुलाम लोग हैं। तो ये गुलामी के परिणाम है जो बातें बताई जा रही। हमारे समाज की अगर मूल समस्या गुलामी है, तो गुलामी समस्या क्यों है? क्योंकि हजारों सालों से हमारे समाज को अज्ञानी बनाकर रखा, अजागरूक करके रखे, असंगठित हमारा समाज है, दिशाहीन हमारा समाज है, और हमारे समाज में नेतृत्व का अभाव है। इस वजह से हमारे समाज को सही दिशा नहीं मिल रही है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि गेड़ाम जी, रास्ते अलग हो सकते हैं, मंजिल एक है। संगठन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जाना तो एक ही जगह पर है। अगर जाना एक ही जगह पर है तो फिर रास्ते अलग अलग क्यों है? सवाल खड़ा हुआ। अगर जाना एक ही जगह पर है
तो रास्ते अलग अलग क्यों है? इसका दूसरा अर्थ ये होता है कि जाना किधर है, यही हमारे समाज के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जाना किधर है? बहुत खास बात बता रहा हूं। अगर जाना किधर है अगर ये मालूम होता तो रास्ते अलग अलग नहीं होते। क्या बोलते हैं? मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग है। मतलब जाना एक ही जगह पर है, संगठन अलग अलग हो सकते हैं। कैसे भाई? अगर मंजिल एक है तो रास्ते अलग नहीं हो सकते। जाना किधर है मालूम नहीं, इस वजह से रास्ते अलग अलग है। कोई ये रास्ते से जा रहा है, कोई वो रास्ते से जा रहा है, कोई वो रास्ते से जा रहा है। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा, पॉलिटिकली पावर इज अ मास्टर की, इट्स कैन ओपन टू एवरी लॉक। राज्य सत्ता एक ऐसी चाबी है जो हर ताला खोलती है। हमारे समाज के लोगों ने आरपीआई बनाई तो क्या वो चाबी मिल गई जिससे ताला खोल गया? 75 साल हो गए देश आजादी को। बाबा साहब अम्बेडकर 1956 में हम लोगों के बीच में से गए और 57 में आरपीआई बनी, जो पॉलिटिकली पावर के लिए आरपीआई ने काम किया कि राज्य सत्ता एक ऐसी चाबी है जो हर ताला खोलती है। इसके लिए काम किया। क्या हम लोग ताला खोल पाए? नहीं खोल पाए। क्यों नहीं खोल पाए? इस पर हम लोगों ने चिंतन नहीं किया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा राज्य सत्ता एक ऐसी चाबी है जो हर ताला खोलती है। हमारे लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया। दूसरी बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही कि मुझे भारत बौद्धमय बनाना है और बनाने के लिए भारतीय बौद्ध महासभा बनाई गई। भारत बौद्धमय बना? नहीं बना। इस पर चिंतन करने की जरूरत है कि आखिरकार फिर भारत बौद्धमय क्यों नहीं बना। हमारे लोग काम कर रहे हैं कि आखिरकार भारत बौद्धमय क्यों नहीं बना। ऐसी क्या वजह रही जिस पर बाबा साहब अम्बेडकर ने बात कही, लोग काम कर रहे हैं। नागपुर में मेरा कार्यक्रम लगा हुआ था और कार्यक्रम में भंते जी मंच पर बैठे हुए थे। जनरली मैं भंते जी से व्यक्तिगत रूप से उतना बात नहीं करता हूं, लेकिन भंते जी मेरे पास में बैठे हुए थे तो मैंने एक सिंपल सवाल पूछा कि भंते का अर्थ क्या होता है। सिंपल सवाल पूछा। भंते जी पास में बैठे थे। तो बोले भंते जी मतलब प्रचारक होते हैं। तो मैं बोला प्रचारक तो मैं भी हूं, लेकिन मुझे कोई भंते तो नहीं कहते। फिर आपको भंते जी कहते हैं तो क्यों? भंते का अर्थ होता है जिनके भय का अंत हो चुका है। क्या वर्तमान के भंते जी का भय का अंत हो चुका है? आप काम कर रहे हैं उस पर, अंत हो चुका है। जब तक झंडा और चक्र दिखाई नहीं देता, एंट्री नहीं करता, तो भारत बौद्धमय कैसे होगा? जब तक मकान के ऊपर झंडा पंचशील का और गेट के ऊपर जब तक अशोक चक्र दिखाई नहीं देता, तब तक एंट्री नहीं होती, तो भारत बौद्धमय कैसे होगा? तो क्या हमारे भंते का भय का अंत हो चुका है? ये मेरा सेंटेंस समझ में आया है नहीं आपको?
भंते जी को जब तक मकान के ऊपर पंचशील का झंडा या गेट के ऊपर जब तक अशोक चक्र दिखाई नहीं देता ना, तब तक गेट के अंदर एंट्री नहीं करता कि ये हमारे आदमी का घर है, तभी वो एंट्री करेगा। तो भारत बौद्ध में कैसे होगा? हमारे लोग काम कर रहे हैं उस पर। लेकिन बाबा साहब आंबेडकर ने एक बात कही, 1916 में जब बाबा साहब आंबेडकर ने आंदोलन शुरू किया और 1927 में अपने जीवन की पहली एक्शन बाबा साहब आंबेडकर ने महाड़ तालाब पर ली, और उस महाड़ तालाब के एक्शन पर पत्थर के ऊपर एक बाबा साहब ने सेंटेंस लिखा। वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, अभी भी लिखा हुआ है महाड़ पर। महाड़ तालाब जब भी आप जाएंगे तो पत्थर पर लिखा हुआ है, वो सेंटेंस है, जागृति का अग्नि अखंड जलाए रखो। जागृति का अग्नि अखंड जलाए रखो। इस पर हमारे लोगों ने काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके लिए टाइम, टैलेंट, मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है। टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है, टैलेंट इन्वेस्ट करना पड़ता है, और वो हमारे लोगों को फोकट में मिला। हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया और हमको फोकट में मिला। हमने किसी भी प्रकार का खून नहीं बहाया, हमने किसी भी प्रकार का पसीना नहीं बहाया, और वो हमको फ्री में मिला। महापुरुषों ने कितना पसीना बहाया तो 4 बच्चे मर गए, बीवी मर गई, खुद मर गए। बैंक का रूल होता है कि जो बैंक में पैसा इन्वेस्ट करता है ब्याज उसको मिलता है। हमारे महापुरुषों ने टाइम, टैलेंट, मनी इन्वेस्ट किया, ब्याज उनको नहीं मिला, हमको मिला। ब्याज हमको मिला, और बगैर पसीना बहाए, बगैर खून बहाए ये ब्याज मिला। इस वजह से उसकी कीमत हम लोगों को समझ में नहीं आई। इसका परिणाम क्या हुआ कि महापुरुषों के आंदोलन की वजह से 1 जनवरी 1848 से लेकर 1956 तक, ये राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले से लेकर बाबा साहब आंबेडकर तक जो 108 साल का जो संघर्ष चला, इस संघर्ष की बदौलत संविधान का निर्माण हुआ, और संविधान में हमको ये मौलिक अधिकार मिले। जिस समाज में नेता नहीं था, आर्टिकल 330, 332 के अंतर्गत नेता निर्माण हुआ। जिस समाज में कर्मचारी नहीं था, आर्टिकल 15(4) और 16(4) में कर्मचारी पैदा हुआ, और जिस समाज में छात्र, नौजवान, मतलब पढ़ा लिखा छात्र और बुद्धिजीवी वर्ग नहीं था, आर्टिकल 21 और 335 के अंतर्गत शिक्षा और पदोन्नति का अधिकार मिला। ये महापुरुषों की आंदोलन के बदौलत जो संविधान का निर्माण हुआ, उसकी बदौलत ये अधिकार हमको मिला। जिनको ये अधिकार मिला, हम लोगों ने वो अधिकार बचाए रखने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इस वजह से जो बातें बाबा साहब आंबेडकर ने कही, वो बातों पर हमारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो बातें पूरी नहीं हुई है। उसका मौलिक कारण ये है कि हमारे लोगों को चाबी कौन सी है, वो चाबी ही अभी तक मालूम नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि चाबी कौन सी है जिससे वो ताला खुलेगा। बाबा साहब ने तो बोल दिया, और विशेष रूप से बाबा साहब ने चाबी भी बनाकर रखी। आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है भाई, चाबी भी बाबा साहब ने बनाकर रखी। लॉक भी बताया, ये लॉक है, और चाबी भी बनाकर रखी। लेकिन वो चाबी तो हमको मालूम होनी चाहिए। वो चाबी क्या है? ब्राह्मणों का सबसे बड़ा हथियार है हमको गुलाम बनाने का, जाति व्यवस्था सबसे बड़ा हथियार। ब्राह्मणों का सबसे बड़ा हथियार है हमको गुलाम बनाने का, जाति व्यवस्था। 6243 जातियों के टुकड़े। हम जातियों में बटे हुए लोग नहीं, जातियों में बांटे हुए लोग हैं। इसलिए ये जाति व्यवस्था अंतिमता ब्राह्मणवाद का भक्ष्य है। कैसे?
मछली पकड़ने के लिए तालाब में गीर इस्तेमाल करते हैं और गीर को केचवा लगाते हैं। और उड़िया में क्या बोलते हैं केचवा को? हाँ, केचवा लगाते। मैं जाति व्यवस्था ब्राह्मणवाद का भक्ष्य कैसे है समझने के लिए उदाहरण दे रहा। तालाब है, अब तालाब में मछली पकड़ने के लिए लोग गीर का इस्तेमाल करते हैं और उसको केचवा लगाते हैं और वो गीर तालाब में डालते हैं। अब वो केचवा को देखकर मछली जो है पकड़ में आती है या नहीं? वैसे ही हमारे जो सांसद और विधायक जो है ना, है इनको टिकट देते हैं, इनको टिकट देते हैं, जाति के नाम पर इनको टिकट देते हैं और चुनाव में उनके जाति का फिर इस्तेमाल किया जाता है। वो टिकट क्या है? केचुआ है। वो टिकट क्या है? केचुआ है। और गिर क्या है? ब्राह्मण है। अब आया बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश में महान क्रांति की कि 6243 जाति, आदिवासियों में करीबन 850 जातियां है, शेड्यूल कास्ट में करीबन 1703 जातियां है, ओबीसी में मंडल आयोग के अनुसार 3743 जातियां और कुछ जातियां जो सिख ईसाई बुद्धिस्ट मुसलमान जिन्होंने धर्म स्वीकारा उसमें चली गई। ऐसे 6243 जातियां है। बाबा साहब आम्बेडकर ने इतनी बड़ी महान क्रांति की कि ये 6243 जातियों को 4 कैटेगरी में लाया। 4 कैटेगरी में, चाबी बता रहा हूं, 4 कैटेगरी में लाया। इतनी बड़ी महान क्रांति बाबा साहब आम्बेडकर ने की। अब वाम से ये 4 कैटेगरी को इकट्ठा करके चाबी बना रहा है। तब जाकर धार्मिक क्रांति होगी, तब जाकर राजनीतिक क्रांति होगी, तब जाकर सामाजिक क्रांति होगी। बहुत खास बात बता रहा। वो 4 कैटेगरी को अगर इकट्ठा लाया जाए, मोबिलाइज किया जाए तो चाबी बनेगी और तब जाकर ताला खुलेगा। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो बात कही, जागृति का अग्नि अखंड जलाए रखो, इस पर कोई काम कर रहा है क्या? इन 4 कैटेगरी को इकट्ठा करने का काम भारत में कोई संगठन कर रहा है? अगर ये काम अगर वाम से कर रहा है तो फिर कैसे कह रहे हैं मंजिल एक है रास्ते अलग अलग है? कैसे कह रहे हैं? भारत में सिर्फ एकमात्र संगठन है जो इन 4 कैटेगरी को इकट्ठा करने का काम कर रहा है, चाबी बनाने का काम कर रहा है और वो चाबी को नाम दे रहा है मूल निवासी बहुजन समाज। ये है चाबी। जब बनेगी ताला खुल जाएगा और 3.5% ऐसे बह जाएंगे, साला पता नहीं चलेगा किस समंदर में चले गए। 24 घंटे में कानून बनाएंगे। 24 घंटे में। कौन सा कानून? ऐसी नस्ल भारत में पैदा ना हो, ऐसा कानून कि जो साला और परेशानी में हम लोगों को डाले। उदाहरण बताऊं, मध्य प्रदेश में दिंडोरी में एक आदिवासी समाज में जाति है बैगा जाति। नाम सुना है? आदिवासी लोगों ने नाम सुना है? ओडिशा में है क्या वो जाति? ओडिशा में है। वो बैगा जाति भारत में कम है। भारत में कम है। इतनी कम है कि अगर उसका संरक्षण ना किया जाए तो हो सकता है वो जाति लुप्त हो जाएगी। भारत सरकार कह रही है। तो भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को कहा, और एक जिला है मध्य प्रदेश में 51 जिले, एक ही जिला में वो जाति है सबसे ज्यादा पूरे भारत में, बड़ी संख्या में दिंडोरी जिला में है। तो सरकार ने कहा इस जाति का संगोपन करो, संवर्धन करो, संरक्षण करो। शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। सरकार ने कहा संरक्षण करो, उसने क्या किया? नसबंदी कर दिया ताकि और कोई बैगा पैदा ना हो। मामला समझ में आ रहा है? सरकार उनकी है, वो कुछ भी कर रहे। तो उस आधार पर यह अनुभव है ना, क्योंकि कानून बनाने का जो अधिकार है वो पार्लियामेंट में। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कानून नहीं बनाती, पार्लियामेंट कानून बनाती है। अगर ऐसा अवसर अगर हम लोगों को मिला तो उस आधार पर कह रहा हूं
कि 24 घंटे में ऐसा कानून बनाया जाएगा कि ये विषमतावादी नस्ल भारत में ही पैदा ना हो। साला किधर है? तो इसीलिए इन बातों को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। इसलिए यह सब्जेक्ट लगाया गया। सब्जेक्ट क्या है? पहला ही सब्जेक्ट है कि दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। एक है शिक्षित, एक है जागरूक। जो शिक्षित है वो जागरूक है, जरूरी नहीं है। जो शिक्षित है उसको जागरूक कहा जाए, जरूरी नहीं है। हमने जो शिक्षा ली वो एकेडमिक एजुकेशन है, उसका ऑब्जेक्टिव है ओनली फॉर करियर। जितने भी लोगों ने पढ़ाई ली उसका उद्देश्य है करियर। जिसका ऑब्जेक्टिव ही करियर है वो व्यक्ति जागरूक है, कहा नहीं जा सकता। जागृति का इंपॉर्टेंट अगर कोई सिद्धांत है तो वो सिद्धांत है टू आइडेंटिफाई फॉर आवर एनिमी, मतलब उसको दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। जागृति के 5 सिद्धांत है, 5 तत्व है, 5 प्रिंसिपल है कि जागरूक व्यक्ति किसे किसे कहा जाए। पहला प्रिंसिपल है कि दोस्त की पहचान होनी चाहिए, दुश्मन की पहचान होनी चाहिए, दुश्मन के ताकत और कमजोरी की पहचान होनी चाहिए, अपने खुद के ताकत और कमजोरी की पहचान होनी चाहिए, और 5वां है उसको अपना इतिहास मालूम होना चाहिए। ये 5 गुण जिस व्यक्ति में होता है वो व्यक्ति जागरूक है, ऐसे कहा जा सकता है। लड़ाई में दुश्मन निर्धारित होता है। अगर दुश्मन की पहचान ना हो तो लड़ाई सही तरीके से नहीं होगी, नहीं तो फिर लड़ाई आपस में हो जाएगी। यही हो रहा है। इस तथाकथित आजादी के 75 साल में जो मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग हैं, हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी में आपस में झगड़े लगा रहे हैं। जैसे शेड्यूल कास्ट में झगड़े लगाते हैं, महाराष्ट्र में झगड़ा है महार वर्सेस मातंग। आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे, चमार वर्सेस पासी। चमार भी शेड्यूल कास्ट, पासी भी शेड्यूल कास्ट। इधर महार भी शेड्यूल कास्ट, मातंग भी शेड्यूल कास्ट। उधर साउथ इंडिया में जाएंगे तो मादा और मादिकी में झगड़ा है, दोनों भी शेड्यूल कास्ट। आदिवासियों में असली नकली आदिवासियों का झगड़ा शुरू कर दिया। अभी डीलिस्टिंग का मामला आ रहा है तो धर्म परिवर्तित आदिवासी और जो आदिवासी अपने आप को हिंदू मानते हैं वो आदिवासियों में अब बड़े पैमाने पर झगड़ा शुरू होगा। ओबीसी में झगड़ा चल रहा है। महाराष्ट्र के मराठा और कुंबियों का झगड़ा चल रहा है, कुंबी का झगड़ा चल रहा है। गुजरात में अगर जाएंगे तो पटेल और कुर्मी का झगड़ा चल रहा है। हरियाणा में अगर जाएंगे तो जाट और जो ओबीसी जातियां हैं उनका झगड़ा चल रहा है। जो बातें आप लोगों को बताई जा रही, दुश्मन निर्धारित ना होने की वजह से, दुश्मन की पहचान ना होने की वजह से हमारे लोग जो है आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि हम लोग इधर आपस में लड़ाई लड़े और वो लोग हमारे ऊपर राज करते रहे। ये परिस्थितियां है। SC ST में और ओबीसी में झगड़ा लगा दिया मंडल आयोग के वक्त। उदाहरण बता रहा हूं कि दुश्मन की पहचान ना होने की वजह से सत्यानाश कैसे हो रहा है। मंडल का आंदोलन जब शुरू हुआ तो ब्राह्मणों ने ओबीसी के कान में कान मंत्र डाला, आपकी नौकरियां SC ST के लोग चुरा रहे हैं। गुजरात में दंगे हुए कि आपकी नौकरियां SC ST के लोग चुरा रहे हैं। SC ST वर्सेस ओबीसी का आंदोलन शुरू हुआ। एक दूसरे को मार मिटने पर तैयार हो गए और उसी बीच मंडल का रिपोर्ट आया 1981 में, और वो रिपोर्ट ने बताया SC ST OBC का कोटा अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
और जब जानकारी मिली कि भारत में ब्राह्मण 3.5% है और शासन प्रशासन में 72% है, मतलब 80 का भी ब्राह्मण ने लिया, आदिवासी का भी ब्राह्मण ने लिया और ओबीसी का भी ब्राह्मण ने लिया। ये जानकारी जब मंडल का रिपोर्ट पब्लिश हुआ और ये जब जानकारी मिली, तब जाकर एससी एसटी ओबीसी का आंदोलन ब्राह्मणों के विरोध में शुरू हुआ। जैसे ही शुरू हुआ, ब्राह्मणों ने षड्यंत्र किया और राम मंदिर का आंदोलन शुरू किया। समझाने के लिए उदाहरण दे रहा कि दुश्मन की जानकारी ना होने की वजह से, पहचान ना होने की वजह से हमारे समाज का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे डीलिस्टिंग आएगा, धर्म परिवर्तित आदिवासी को लगेगा कि ये जो आदिवासी अपने आप को हिंदू मान रहे, ये हमारे दुश्मन है, और जो आदिवासी अपने आप को हिंदू मान रहे, हिंदू तो है नहीं, मान रहे हैं, उनको लगेगा कि ये धर्म परिवर्तित आदिवासी हमारे दुश्मन है और हमारी नौकरियां चुरा रहे हैं। हो गया झगड़ा, अब शुरू हो जाएगा। इसलिए ये सब्जेक्ट लगाया गया कि देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाली जो ताकतें हैं, उन ताकतों को हम लोगों को पहचानना होगा। अगर दुश्मन की अगर पहचान हो गई, दोस्त की अगर पहचान हो गई, तो निश्चित रूप से साथियों आने वाले दिनों में हम लोग अपनी लड़ाई बेहतरीन तरीके से लड़ सकते हैं। तो ये दुश्मन कौन है? तो ये दीकू लोग है। दीकू ये मिंडारी शब्द है, जिनको सावकार कहा जाता है, जिनको त्रैवर्णीय लोग कहा जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनको दीकू शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन बहुत सारे राज्य में हमारे जो आदिवासी लोग हैं, वो आदिवासी लोग ओबीसी और मुसलमानों को अपना दीकू मानते हैं। हो गई कितनी समस्या है। बहुत सारे राज्य में दीकू कौन है? दीकू ये मुंडारी शब्द है, त्रैवर्णीय लोग है। त्रैवर्णीय लोगों के विरोध में हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया। बिरसा मुंडा का जब आंदोलन चला, गलत इंटरप्रिटेशन बिरसा मुंडा के बारे में अंग्रेजों को जानकारी दी। अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी, मुंडा की भाषा मुंडारी। कैसे कम्युनिकेशन हुआ है? कैसे हुआ कम्युनिकेशन? क्या हमारे आदिवासी इतने अंग्रेजी के एक्सपर्ट थे उस वक्त? बीच में थे दीकू लोग, बीच में थे ब्राह्मण लोग, और जो अंग्रेजों को गलत जानकारी दी कि बिरसा मुंडा आपके अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ये विद्रोह कर रहा है, ये जो जानकारी अंग्रेजों को दी, उसके लिए किताब भी बोल रहा हूं। मैं 16 साल से काम कर रहा हूं, कम से कम 14 साल तक मुझे मालूम नहीं था, अभी 2 साल हुए। ये नया डेवलपमेंट बता रहा हूं मैं। किताब का नाम भी दे रहा हूं, कार्ल मार्क्स ने लिखी हुई किताब है, मेक इन इंडियन हिस्ट्री। उसमें ये विश्लेषण है, इंटरप्रिटेशन है। उसने सवाल खड़ा किया कि अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी थी और वहां के आदिवासियों की भाषा अलग थी, कैसे हुआ कम्युनिकेशन, कैसे हुआ? तो जो बीच में जो दीकू लोग थे, वो दीकू लोगों ने जो गलत जानकारी अंग्रेजों को दी। हालांकि हमारे लोगों ने, आदिवासी लोगों ने जो विद्रोह किए, वो विद्रोह केवल मात्र एक बात के लिए हुआ। कौन सा? जिन जिन लोगों ने कला, सभ्यता, संस्कृति और अस्तित्व को खत्म करने का प्रयास किया, उनके विरोध में हमारे लोगों ने आंदोलन खड़ा किया और अंग्रेजों ने कला, सभ्यता, संस्कृति खत्म करने का काम नहीं किया, बल्कि उनको सुरक्षित करने का काम किया। इसके लिए झारखंड में सीएनटी एसपीटी एक्ट बने। इसके लिए बहुत सारे अंग्रेजों ने ऐसे प्रावधान उस काल में बनाए और कमिटियां भी अंग्रेजों ने उस दौर में बनाई, आदिवासियों की कला, सभ्यता, संस्कृति सुरक्षित रखने के लिए। तो जो कला, सभ्यता और संस्कृति सुरक्षित रखने का काम कर रहे थे, तो उसके विरोध में हमारे लोग लड़ने का कोई मामला नहीं था। लेकिन बीच में जो दीकू लोग थे, वो दीकू लोग हमारा अस्तित्व खत्म करना चाहते थे, हमारी
जल जंगल जमीन हड़पना चाहते थे, और इसके लिए बीच में काटा जो था, हम लोग जो काटे थे उसको हटाने का अंग्रेजों के माध्यम से उन लोगों ने ये सारा काम किया। उस जमाने में वो काम हुआ, और वर्तमान में ब्राह्मण अब आपस में भिड़ाने का काम कर रहा है। एक बात जिंदगी में याद रखना है, विचारधारा से सिर्फ लोगों को जोड़ सकते हो। बहुत खास बात बता रहा, विचारधारा से सिर्फ हम लोगों को जोड़ सकते हो। अगर बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हो तो संगठित शक्ति से ही बड़ा परिवर्तन हम लोग ला सकते हैं। संगठित शक्ति, बहुत खास बात। और ये संगठित शक्ति कैसे निर्माण होगी? तो संगठित शक्ति दिशा निर्देशन, नियंत्रण, अनुशासन और निगरानी से संगठित शक्ति निर्माण होती है। भारत में लाखों संगठन हमारे समाज में कार्यरत है, लेकिन दिशा निर्देशन, नियंत्रण, निगरानी और अनुशासन में कैडराइज ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है तो इस देश में बहुजन समाज का सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है बामसेब। जो 45 साल में आज इतना बड़ा देशव्यापी संगठन हम लोगों ने बनाया, एक शक्ति का निर्माण हम लोगों ने किया। आज हम एक्शन मोड पर काम कर रहे हैं, मेश्राम साहब रिजल्ट एरिया में काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा अवरोध इस देश में अगर कोई है तो अभी वर्तमान की मनुस्मृति ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हमारे गोंदिया के साथी ने कहा, क्या कहा कि गोंदिया से अगर मुझे टिकट मिल जाए तो मैं तो टिकट देने वाला तो हूं नहीं। मैं कोई पार्टी का आदमी तो नहीं हूं, लेकिन हमारे भरत चंद्र सिंह जी का किधर है? हाँ, आप उधर की हो यार, मैदान में आइए इधर। तो भरत चंद्र सिंह जी जो है वो ओडिशा में बीएमपी और राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी है। महाराष्ट्र में श्रीकांत ओल जी है। आपका मैसेज उन तक मैं पहुंचा सकता हूं। आप लड़ना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ईवीएम का बंदोबस्त करना होगा। नहीं तो आप बोलेंगे कि टिकट तो मिल गई, आप बोलेंगे टिकट मिल गई, लेकिन साला कुछ हो नहीं रहा है। तो ईवीएम जो है वर्तमान की मनुस्मृति है। राजा की जान जैसे तोते में थी ना, वैसे ब्राह्मणों की जान अब काय में है? ईवीएम में। तो ब्राह्मणों को मारने की जरूरत है? मारने की जरूरत है क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं। तो राजा की जान काय में थी, तो तोता का क्या किया? तोता का क्या किया? तो तोते की मुंडी जो है मोड़ दी। तो राजा, बहुजन समाज एक तालाब है, ठीक है ना? तालाब में पानी जो है ना वो ओबीसी है, मछली ब्राह्मण है, और तालाब का जो बांध है ना वो एससी एसटी है। जिस दिन तालाब से पानी बाहर आ जाएगा ना, बांध के द्वारा पानी आ जाएगा ना, तो मछली को मारने की जरूरत। ये उदाहरण मैं एक कॉलेज में दे रहा था। कॉलेज में कॉन्फ्रेंस था, मैं स्टूडेंट का भी नेतृत्व करता हूं, तो कॉलेज में गया तो ये उदाहरण दे रहा था। तो उदाहरण जैसे ही खत्म हुआ, मेरा भाषण खत्म नहीं हुआ, तो एक ने उंगली ऊपर की, एक स्टूडेंट ने, बोले सर वो पानी के साथ तो मछली भी आ सकती है। मैं बोला ज्यादा बुद्धिमान है तू। बोला पानी के साथ मछली आएंगी, लेकिन हम उतने गधे नहीं ना, डीएनए की जाली लगाएंगे ना। हा? अगर बांध को खुला करेंगे तो जाली लगाएंगे ना, ताकि बड़ी छोटी भी मछली बाहर नहीं आना चाहिए। एक जाली के बजाय 10 जालियां लगाएंगे। इधर से निकला तो इधर लटकनी चाहिए, इधर से निकला इधर लटकनी चाहिए। तो साथियों, दुनिया में कहीं पर भी ईवीएम के ऊपर चुनाव नहीं होता, सिर्फ भारत में ईवीएम के ऊपर चुनाव होता है। क्योंकि 3.5% अल्पसंख्यक के ब्राह्मण के नाम पर अगर चुनाव लड़ेंगे तो भारत का पंच छोड़िए, प्रधानमंत्री भी वो चुन नहीं सकते। इसलिए
3.5% अल्पसंख्य ब्राह्मण बहुसंख्य बने रहने के लिए साथियों वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में पहली केस बामसेब के माध्यम से वामन मेश्राम साहब के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चलाई गई। 24 अप्रैल 2017 को रिजल्ट आया और ईवीएम के साथ में चोरी पकड़ने वाली वीवीपैट मशीन लगाई गई। ये मेश्राम साहब की देन है पूरे देश भर में। अब वीवीपैट मशीन लगाई गई, अभी आप बटन दबाते हो, पर्ची भी निकलती है, आपको दिखाई भी देता है, आपने जिस चुनाव चिन्ह की बटन दबाई पर्ची वही निकली, आपको दिखाई दी। लेकिन ब्राह्मणों ने बदमाशी की कि जो पर्ची निकल रही है वीवीपैट मशीन से उसकी गिनती ना हो, इसीलिए 56C और 56D का कानून बना दिया। गिनती ना हो इसलिए कानून बनाया। अब हम लोग वामन मेश्राम साहब पूरी तैयारी कर रहे हैं कि इन कानून के विरोध में जनहित याचिका अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने वाले। देखते 2024 में कैसी मशीन काम करती है। अभी सारा बंदोबस्त में हम लोग लगे हुए हैं। रिजल्ट एरिया मतलब हम ऐसे ही छोड़ने वाले नहीं है। बहुत खास बात बता रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं मेश्राम साहब रिजल्ट एरिया में काम कर रहे हैं। इसका अर्थ मेश्राम साहब ने संगठन खड़ा करने की जिम्मेदारी किसी और की लगा दी है। अब मेश्राम साहब संगठन खड़ा करने के झंझट में पड़ने वाले नहीं है, क्योंकि 45 साल में उन्होंने संगठन खड़ा कर दिया। अब ये रिजल्ट एरिया में काम कर रहे हैं और देश भर में एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति निर्माण करने का काम भी हम लोग कर रहे हैं, सामाजिक शक्ति निर्माण करने का भी काम हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो कानून वीवीपैट मशीन की गिनती ना हो, जो पर्ची निकलती है उसकी गिनती ना हो, ये जो कानून बनाया गया इसके विरोध में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और अगर 2024 तक अगर ईवीएम का बंदोबस्त अगर नहीं होता है तो साथियों 2024 में ईवीएम जनता की अदालत में जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को न्याय मिलने वाला नहीं है, इसलिए अभी हम लोग पूरे देश भर में प्लान बना रहे हैं कि अब जन अदालत लगाई जाएगी कि ईवीएम का क्या करना है। अब जन अदालत होगी, जनता की अदालत होगी। सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दे रही है, ईवीएम लोकतंत्र के लिए खतरा है, वर्तमान की मनुस्मृति है, तो अब जन अदालत होगी 6 लाख गांव में कि भाई ईवीएम का क्या किया जाए। सुप्रीम कोर्ट भी बात को नहीं मान रहा है, ईवीएम का क्या किया जाए। अब जन अदालत निर्धारित करेगी कि लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम रखना है या फिर इसका परमानेंट बंदोबस्त करना है। अब जन अदालत में यह मामला जाने वाला है। बहुत सारी बातें हैं अंदरूनी जो माइक पर बताई नहीं जा सकती, उसकी तैयारी करने में ही भलाई है। कुछ बातें जो है माइक पर बोलने के बजाय हमारे लोग कम, दुश्मन पहले सतर्क हो जाता है। यह भी एक हमारे सामने समस्या है। हम हमारे समाज को मोटिवेशन के लिए कुछ बातें बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुश्मन पहले ही सतर्क हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन कार्यक्रम चलते हैं। अगर आप सुन रहे हैं तो वो भी सुनते रहते हैं, कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। पे वर्कर उन्होंने लगा कर रखे हैं हर व्यक्ति का कार्यक्रम सुनने के लिए, पे वर्कर। फिर वो रिपोर्ट करते हैं आरएसएस हेडक्वार्टर में, हाँ ओडिशा में ये कार्यक्रम हुआ, फला फला व्यक्ति ने ये बात कही, ऐसा ऐसा प्लान बना रहे हैं। अब कैसा प्लान बना रहे हैं वो बातें हम माइक पर बताने वाले नहीं हैं, लेकिन निश्चित रूप से 2024 में हम लोग जन अदालत में ईवीएम को लेकर जाएंगे। और इस देश में ईवीएम के विरोध में अगर फिर से ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा निकालने की अगर जरूरत पड़ी तो भी हम ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा निकालने वाले हैं। और जन अदालत में आने वाले दिनों में साथियों हम लोग ईवीएम का बंदोबस्त करने वाले हैं। साथियों जो 5th और 6th शेड्यूल जो है, इस रेफरेंस में बहुत सारी बातें
मैं बोलते रहता हूं, समझाते रहता हूं। यूट्यूब पर भी बहुत सारी बातें पड़ी हुई है। मैं सिर्फ मौलिक एक बात बताना चाहता हूं कि जो 5th और 6th शेड्यूल है वो लागू 26 जनवरी 1950 से है, लेकिन अमल में अभी तक नहीं है। इस ओडिशा में 11 जिला में अनुसूची 5 घोषित है, अमल में नहीं है। लागू 50 में, ओडिशा में घोषित क्या तारीख है, कुछ जानकारी ओडिशा की? 5th शेड्यूल कब घोषित हुआ, कुछ जानकारी है? 5th शेड्यूल ओडिशा में 85 में हुआ घोषित। आप लोग उसको तारीख को आप लोग देख सकते हो, मुझे तारीख याद नहीं आ रही है। घोषित है, ओडिशा में घोषित है 11 डिस्ट्रिक्ट में। अमल में क्यों नहीं है? देश भर में 10 राज्य में है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, बंगाल, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश घोषित, मतलब लागू है, घोषित है। अमल में क्यों नहीं है? अमल में इसीलिए नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स है। अब आर्टिकल को अमल में लाना है तो एक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, और 5वीं और 6वीं अनुसूची अमल में लाने के लिए ना कांग्रेस ने एक्ट बनाया, ना बीजेपी ने एक्ट बनाया। तो अगर शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 इंप्लीमेंटेशन अगर एक्ट बनता है तो वो लागू करना पड़ता है, लेकिन अभी तक एक्ट बनाया नहीं गया है। अगर एक्ट बन गया होता और एक्ट बनने के बाद अगर किसी ने अमल में नहीं लाए होते तो हम लोग निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में उसके विरोध में हम लोग जाते। तो इसका एक पर्याय है कि भारत सरकार ट्राइबल पंचायत का गठन करने वाली नहीं है, और जो ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी है वो ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी वो कांग्रेस बीजेपी के नियंत्रण में होती है। इसीलिए अगर 5वीं और 6वीं अनुसूची अगर हमको अमल में लाना है तो हमें गांव गांव में, शेड्यूल 5th एरिया के गांव गांव में अभी हम लोगों को ट्राइबल पंचायत का गठन करना बहुत जरूरी है। और ट्राइबल पंचायत का गठन करने के लिए अभी बामसेप ने निर्णय लेकर एक संगठन अभी बनाया है, जिसका घोषणा ये 2-3 दिन में हो जाएगी। और उस संगठन का नाम है, उस समिति का नाम है राष्ट्रीय आदिवासी अनुसूची 5 और 6 संघर्ष समिति। अभी हम लोग उसका गठन किए हैं और उसका अनाउंसमेंट अभी 2-3 दिन में होगा। और इसके माध्यम से जितने भी शेड्यूल 5th एरिया है, करीबन 86 डिस्ट्रिक्ट है ऑल इंडिया में जो शेड्यूल 5th में आते हैं, वो 86 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग साथियों अभी ट्राइबल पंचायत का गठन करने जा रहे हैं। और उसके माध्यम से राज्यपाल और राष्ट्रपति को निवेदन दिया जाएगा, प्रस्ताव दिया जाएगा कि ये एक्ट बनाया जाए और इसको अमल में लाया जाए। इस पर अभी हम लोग साथियों काम कर रहे हैं, ताकि जल जंगल जमीन सुरक्षित रखी जाए। अगर जल जंगल जमीन अगर सुरक्षित रहेगी तो साथियों ग्लोबल वार्मिंग सुरक्षित रहेगी। आगे भविष्य में बहुत बड़ा एक खतरा आने वाला है। ये जो सुनामी आती है, भूकंप आते हैं, ये जो नेचर के द्वारा बहुत सारी घटनाएं घटित होते हैं, क्यों होते हैं? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है? नेचर सुरक्षित नहीं है। नेचर सुरक्षित क्यों नहीं है? क्योंकि नेचर के आसपास रहने वाले लोग सुरक्षित नहीं है। इसलिए तो 9 अगस्त 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा ट्राइबल को सुरक्षित करो, नेचर सुरक्षित रहेगा। इसलिए नाम दिया वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल डे, कि ट्राइबल सुरक्षित होना जरूरी है तो जल जंगल जमीन सुरक्षित रहेगा। और सुरक्षित करने के लिए 44 कानून बनाए संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो इसीलिए
हमें इंप्लीमेंटेशन एक्ट का आंदोलन अभी शुरू करना होगा। अगर 5वीं और 6वीं अनुसूची साथियों अमल में लानी है तो लागू 26 जनवरी 1950 से। लास्ट में एक मुद्दा है और हमारे पास सिर्फ 8 मिनट का समय है, और इस 8 मिनट के समय में लास्ट का मुद्दा मैं बताना चाहता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आज वर्तमान में जो संगठित शक्ति, जो संगठन ने निर्माण की, इस शक्ति से आज दुश्मन इतना डरा हुआ है कि इस 45 साल का जो संगठन है, इस संगठन को तोड़फोड़ करने का काम दुश्मनों के द्वारा शुरू हो चुका है। और पीएमओ हाउस से मॉनिटरिंग चल रही है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा, होम डिपार्टमेंट के द्वारा मॉनिटरिंग चल रही है, आईबी वालों के द्वारा मॉनिटरिंग चल रही है, और हमारे 16 राज्य के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को टेलीफोन के द्वारा पूछा जा रहा है कि ये जो वर्तमान में बामसेप में जो तोड़फोड़ चल रही है तो कितने लोग टूटे हैं। अब कितने लोग टूटे, ये आईबी वालों का काम है क्या? आईबी वालों का क्या काम है वो थोड़ा सा हम जान ले। जैसे अभी राज्य अधिवेशन है तो यहां के आयोजक को आईबी वालों का फोन आ सकता है और इतना ही पूछा जा सकता है कैसा कार्यक्रम है, कितने लोग आने वाले हैं, कौन आने वाले हैं, बस। ओडिशा में कितने टूटे, कितने किधर गए, कितने इधर है, ये पूछना आईबी वालों का काम नहीं है। अगर 16 राज्य के हमारे कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों को अगर होम मिनिस्ट्री से, पीएमओ हाउस से अगर पूछा जा रहा है, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की है, आरएसएस की है। और सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेकर अगर ये काम कर रही है, इसका मतलब दुश्मन इस तोड़फोड़ के पीछे है। और उसका और बड़ा सबूत, उत्तर प्रदेश का 37वां राज्य अधिवेशन कानपुर में था और वो त्रिपाठी जिन्होंने वो एप्लीकेशन लगाई थी, वो त्रिपाठी नाम का ब्राह्मण कह रहा है, दुर्गेश त्रिपाठी क्या कह रहा है? कुछ हरिजन भी हमारे साथ में। हरिजन ये संवैधानिक शब्द नहीं है, मैं माइक पर बोलना भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन वो ब्राह्मण की बोली बता रहा हूं। क्या कह रहा है? जिसने एप्लीकेशन लगाई कि मेश्राम साहब का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, और पुलिस वालों को एप्लीकेशन में कह रहा है धारा 144 लगा। वहां का जो कमिश्नर है, ज्वाइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, और वहां का जो थाना इंचार्ज है, तीनों के तीनों ब्राह्मण। अभी जो हम लोगों ने जनहित याचिका डाली, इतने डर गए कि वो थाना प्रभारी का ट्रांसफर कर दिया। थाना प्रभारी का ट्रांसफर हो गया। अरे ट्रांसफर करके किधर जाओगे? भारत में ही जाओगे ना कहीं यूपी में ही होंगे ना। ऊपर भी जाएंगे ना तो भी छोड़ने वाले नहीं है। बहुत खास बात बता रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि कुछ हरिजन उनके साथ में है। वो हरिजन नहीं है, वो गद्दार लोग हैं। बहुत खास बात बता रहा, वो गद्दार लोग हैं। और वहां का जो डीएसपी है, वो महाराष्ट्र सोलापुर का मुस्लिम व्यक्ति है, वहां का डीएसपी। और गौतम बंसोड़े जी और 4 लोगों को अरेस्ट किए। गौतम बंसोड़े जी, माया शंकर जी, छेदीलाल खोटे जी, और एक हमारे विंग का था, स्टूडेंट विंग का। 4 लोगों को अरेस्ट किए। गौतम बंसोड़े जी भी सोलापुर के, वो डीएसपी भी सोलापुर का। तो परिचय हुआ, बातचीत हुई, तो डीएसपी ने बताया मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो गौतम बंसोड़ी जी ने टेस्टिंग के लिए उसको कहा, बोले आयोजक तो मैं हूं ही नहीं, मुझे क्यों पकड़ा? देखो, आयोजक तो मैं हूं ही नहीं, मुझे क्यों पकड़ा? तो उस व्यक्ति ने जानकारी दी, ये फोटो जो है ना, बोले आपके ही लोगों ने भेजा, बोले कि ये मैं नहीं, इसको पकड़ो।
मामला समझ में आ रहा है? अब हमारा कार्यकर्ता फोटो भेजेगा पुलिस को, ये है इसको पकड़ो, हमारा कार्यकर्ता फोटो भेजेगा? कौन भेजेगा फोटो? गद्दार लोग भेजेंगे। तभी तो त्रिपाठी बोल रहा है हरिजन मेरे साथ में। इसका मतलब त्रिपाठी गद्दारों को हरिजन कहता है। हरिजन ये गाली है। बहुत खास बात बता रहा हूं, इसका विश्लेषण आप लोग अपने लेवल पर कर लेना, माइक पर मैं नहीं करता। लेकिन माइक पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं, अवसर मिलेगा तो डीएनए सर्टिफिकेट हम लोग लागू करने वाले। नो रेशन कार्ड, नो पैन कार्ड, नो वोटिंग कार्ड, नो कोड, ओनली डीएनए सर्टिफिकेट। और ब्राह्मणों का तो टेस्टिंग होगा ही, गद्दारों का पहले होगा। गद्दारों का पहले होगा। साथियों, ये तोड़फोड़ जो है, ये संगठित शक्ति का निर्माण होने की वजह से आज दुश्मन खतरे में है, डर चुके हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को मैन पावर नहीं मिल रहा है, फसाद करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। आज ब्राह्मण खुद मैदान में आ रहा है। इसलिए ब्राह्मणों को कह रहे हैं कि अब हमें इकट्ठा होने की जरूरत है। हम चाहते भी हैं कि ब्राह्मण इकट्ठा हो, चाहते भी हैं, क्योंकि एक बार ये लड़ाई आर पार की हो जाए तो ही इसका फाइनल निकाल है। ध्यान रखो, हम कोई अहरे गहरे नत्तू खैरे की औलादे थोड़ी है। 1 जनवरी 1818 में जो भीमा कोरेगांव में हुआ ना, उनकी संतानें हैं हम लोग, ब्राह्मण भी जानते हैं। बहुत परिस्थितियां जो बात बता रहे। अब ब्राह्मण संकट में क्यों है? क्योंकि मेश्राम साहब ने ऐलान किया कि 15 अक्टूबर को 1 लाख लोगों का मोर्चा आरएसएस के हेडक्वार्टर पर आएगा। अब उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, मेश्राम साहब जिस जाति, कौम और समाज के हैं ना, वही 10 लाख लोग हैं आरएसएस के हेडक्वार्टर के चारों बाजू में रहते। कितने लाख? सिर्फ 1 लाख लेकर जाना है। 9 लाख लोगों को थोड़ा वेटिंग पर रखना है, अभी जरूरत नहीं। 1 लाख लेकर जाना है, समझे क्या? और वो भी अवसर देख रहे हैं। जैसे अंग्रेजों ने हमारे 500 नौजवानों को अवसर दिया था भीमा कोरेगांव में, तो भी देख रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम भी चाहते हैं कि ब्राह्मण आइसोलेट हो। हम भी चाहते हैं कि ब्राह्मण वो इकट्ठा हो जाए, ब्राह्मण, ताकि ये लड़ाई, आर पार की लड़ाई एक ना एक दिन होना तय है। तो कुत्तों की मौत मरने के बजाय लड़ झगड़ कर अगर मरे तो आने वाली पीढ़ी कम से कम हमारा गौरवशाली इतिहास पढ़ेगी कि ये मूल निवासी बहुजन समाज के आजादी में मेरा भी परिवार का फला फला व्यक्ति था। ये इतिहास, गौरवशाली इतिहास आने वाले दिनों में हमारी पीढ़ी पढ़ेगी। लास्ट में मैं सिर्फ इतनी ही बात बताना चाहता हूं, संगठन तोड़फोड़ को लेकर गोलवलकर ने जो 5 बातें बताई, उन 5 बातों पर गद्दार लोग अमल कर रहे हैं। पहली बात बताई कि संगठन अगर तोड़फोड़ करना है तो कार्यकर्ताओं में महत्वाकांक्षा निर्माण कर दो, तो संगठन टूट जाएगा। दूसरी बात बताई, कार्यकर्ताओं में भ्रम फैला दो तो संगठन टूट जाएगा। तीसरी बात बताई कि नेतृत्व का चरित्र हनन कर दो तो संगठन टूट जाएगा। और चौथी बात बताई कि नेतृत्व को लेकर संदेह निर्माण कर दो तो संगठन टूट जाएगा। और 5वीं बात बताई, अगर इन 4 बिंदु से काम नहीं हुआ तो नेतृत्व की हत्या कर दो तो संगठन टूट जाएगा।
ये 5 बातें जो गोलवलकर ने बताई, उन 5 बातों के ऊपर आज गद्दार अमल कर रहे हैं। तो गद्दार हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुषों का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि गुरु गोलवलकर का काम कर रहे हैं और गुरु गोलवलकर के सिद्धांतों के ऊपर अमल कर रहे हैं। लेकिन मेश्राम साहब ने कहा है, मैं 20 साल तक मरने वाला नहीं हूं, चिंता मत करो। पालमपुर में 5 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन था। उस अधिवेशन में सवाल जवाब के सत्र में एक व्यक्ति ने सवाल पूछा कि मेश्राम साहब 2024 में, हाँ 1925 में आरएसएस बनी, 2025 में आरएसएस को 100 साल पूरे हो रहे। सवाल पूछा तो आरएसएस 2024 का चुनाव जीतने वाली है और संविधान खत्म करने वाली है, तो बचाने के लिए आपके पास क्या योजना है? तो मेश्राम साहब ने कहा, आपको बड़ी चिंता है संविधान बचने की। तो मेश्राम साहब ने कहा, चिंता मत करो, जब तक वामन मेश्राम जिंदा है तब तक संविधान खत्म होने वाला नहीं है। मेरे जाने के बाद फिर क्या होगा मैं देखने वाला नहीं हूं, लेकिन जब तक मैं हूं तब तक ब्राह्मणों को ये काम करने देने वाला नहीं हूं। इतनी मजबूत लीडरशिप आज हमारे समाज में निर्माण हुई। सफलता के लिए 3 चीजें चाहिए, शक्ति संगठन की, समर्थन जनता का और दावपेच नेतृत्व के। 45 साल अनुभवी नेतृत्व आज हमारे साथ में है। बस अभी हम लोगों को समझने की जरूरत है, सेंस ऑफ टाइमिंग एंड सेंस ऑफ प्रायोरिटी। ये 2 चीजों का अगर कार्यकर्ताओं ने ध्यान नहीं दिया, क्या मतलब है? अभी उनकी उम्र 65 साल की है, अब मेश्राम साहब की उम्र 65 साल की है। सेंस ऑफ टाइमिंग एंड सेंस ऑफ प्रायोरिटी के ऊपर हमारे कार्यकर्ताओं ने ध्यान देने की जरूरत है। अगर सेंस ऑफ टाइमिंग और सेंस ऑफ प्रायोरिटी अगर कार्यकर्ता को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर गुलामी निश्चित है। अगर ये टाइमिंग अगर हम लोग समझते हैं, लीडरशिप का समय कितना इंपॉर्टेंट है, और आने वाले 10 साल में इस ओडिशा में हर गांव में अगर हम लोग संगठन खड़ा करते हैं और ये क्लास बेस आंदोलन को वामसेव के मास बेस आंदोलन में हम लोग अगर कन्वर्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले 10 साल में हम लोगों को कोई रोकने वाला नहीं है। और इस संगठित शक्ति को मजबूत करने के लिए और मेश्राम साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए, संगठन शक्ति को मजबूत करने के लिए आप सब लोग साथ और सहयोग देंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए सबका आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी।